हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज कक्षा 11वीं एनसीईआरटी बायोलॉजी का 6वां चैप्टर शुरू कर रहे हैं, पुष्पी पादपों की शारीरिकी। देखो यहाँ पर एनसीईआरटी ने शारीर लिख दिया है, एक्चुअली ये शारीरिकी होता है, ठीक है, मतलब एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब है, हमने पिछले क्लास में मॉर्फोलॉजी पढ़ा है अकारिकी। अकारिकी में हमने शरीर के बाह्य संरचनाओं का अध्ययन किया है पुष्पी पादपों में, जिसमें जड़, तना, पत्ती, पुष्पक्रम, पुष्प है ना, बीज, फल, इनका अध्ययन किया है। शारीरिकी का मतलब होता है एनाटॉमी, और एनाटॉमी का मतलब है आंतरिक संरचना, ठीक है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उनके शरीर की आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना में हम यहाँ पर ऊतक स्तर में हम अध्ययन करेंगे, है ना, और उसमें कोशिकाएं किस प्रकार की हैं उनको हम थोड़ा अध्ययन करेंगे, लेकिन कोशिका का अध्ययन हम इसमें नहीं करेंगे। कोशिका का अध्ययन कोशिका विज्ञान में अलग से करते हैं, यहाँ हम ऊतक लेवल में अध्ययन करेंगे, ठीक है। पादपों में जो ऊतक पाए जाते हैं उनमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसको हम कहते हैं विभज्योतक, ठीक है। उसके बाद होता है पेरेनकाइमेटस यानी मृदोतक, कोलेनकाइमेटस यानी स्थूलकोणोतक, स्क्लेनकाइमेटस मतलब दृढ़ोतक, और जाइलम फ्लोएम, ठीक है। इतने सारे होते हैं इनके ऊतक, तो उनके बारे में हम यहाँ पर अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आप बड़े प्राणियों, पादप तथा जंतु दोनों में रचनात्मक समानता तथा बाह्य आकारिकी में विभिन्नता देख सकते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ों में समानता है तो कुछ चीज़ों में विभिन्नता है, मतलब प्राणी में और पादपों में। समानता किस आधार पे है? जैसे जो कोशिकाएं हैं उनमें केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सब समानताएं होती हैं, है ना। कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, कार्य करती हैं, लेकिन विभिन्नता कोशिकाओं के प्रकार में विभिन्नता है, पादप की संरचना में विभिन्नता है, बहुत सारे, है ना। इस प्रकार जब हम भीतरी रचना का अध्ययन करते हैं तब हमें बहुत सी समानताओं तथा विभिन्नताओं का पता लगता है, ठीक है। क्या क्या समानता है और विभिन्नता है एक पादप के अंदर दूसरे पादप से, या एक जंतु के अंदर दूसरे जंतु से, क्या क्या समानता और विभिन्नता है। इस अध्याय में हम उस पादपों में भीतरी रचनात्मक तथा कार्यात्मक संरचनाओं के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब पादप के शरीर के अंदर किस किस तरह की संरचनाएं हैं। पौधों के भीतरी संरचना के अध्ययन को शारीर कहते हैं, ठीक है। अगर बार बार ये शारीर ही लिख रहा है तो हम शारीर पढ़ेंगे, बाकी एक्चुअली इसका होता है शारीरिकी, ठीक है, एनाटॉमी। पौधों में कोशिका आधारभूत इकाई है। कोशिकाएं ऊतकों में और ऊतक अंगों में संगठित होते हैं। एक प्रकार की कोशिकाएं संगठित होकर ऊतक बनाती हैं, है ना। एक ऊतक में जितनी भी कोशिकाएं हैं एक समान रहेंगी, और फिर एक समान ऊतक मिलकर के एक अंग को बनाते हैं, ठीक है। प्राणियों में तो अंग तंत्र भी होता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इस तरह से, है ना, श्वसन तंत्र, है ना। पौधों के विभिन्न अंगों की भीतरी संरचना में अंतर होता है, ये तो ठीक है, काफी अंतर होता है। एंजियोस्पर्म में ही एक बीजपत्री की शारीरिकी, ये देखो अब सही लिखा है, ये देखो, है ना, एक बीजपत्री की शारीरिकी द्विबीजपत्री से भिन्न होती है, ये काफी अंतर होता है। एक बीजपत्री जैसे कि आपका धान है, गेहूं है, जौ, जई, मक्का, सुगर केन, ये है एक बीजपत्री। द्विबीजपत्री जैसे कि आम है, बरगद है, पीपल है ना, ये द्विबीजपत्री है। तो इनके शरीर की संरचनाओं में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। थोड़ी बहुत जो समानता मिलती है वो इनकी जड़ों में मिलती है। जड़ें जो हैं उनकी मेन एनाटॉमी लगभग एक जैसी होती है, बावजूद इसके उसमें फिर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती मोनोकॉट में, मतलब एक बीजपत्री में। तो बहुत सारे विभिन्नताएं इनमें देखने को मिलेंगे, है ना। भीतरी संरचना पर्यावरण के प्रति अनुकूलता को भी दर्शाती हैं। भाई जिस पर्यावरण में वो रह रहे हैं, भाई हो सकता है वो जलीय पर्यावरण में, जल में रह रहे हैं या थल में रह रहे हैं। जल में रह रहे हैं तो स्वच्छ जल में रह रहे हैं कि समुद्री जल में रह रहे हैं। अगर वो स्थल में रह रहे हैं तो स्थल में कहाँ पर रह रहे हैं, क्या वो एकदम सूखे एरिया में रह रहे हैं या थोड़े कम सूखे एरिया में रह रहे हैं, या पर्याप्त पानी वाले जगह पे रह रहे हैं। जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर नमक तो नहीं है, दलदल तो नहीं है। मतलब अलग अलग पर्यावरण पूरे विश्व में, पूरे पृथ्वी में इतने ज़्यादा प्रकार के पर्यावरण पाए जाते हैं कि उनमें रहने वाले जो पादप हैं उनमें बहुत ज़्यादा प्रकार के, अलग अलग प्रकार के अनुकूलता देखने को मिलती है। उनको हम लोग धीरे धीरे इकोलॉजी के चैप्टर में जाने पर पढ़ेंगे। इकोलॉजी आपके क्लास में नहीं है, 12th क्लास में है, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऊतक की। तो ऊतक का मतलब क्या होता है? एक समान कोशिकाएं जब समूह बनाती हैं तो उसे ऊतक कहते हैं। फिर ऊतक के समूह बनाने से अंग बनते हैं। ऊतक
कोशिकाओं का एक ऐसा वर्ग है जिसका उद्भव एक ही होता है और उनके कार्य भी प्रायः समान होते हैं। ठीक है, उद्भव एक है। जैसे हमारे में हम बात करें ऊतक, तो उसकी जो कोशिकाएं हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं, इसकी कोशिकाएं हैं तो मेरिस्टेमिक टिश्यू के कहाँ पर उत्पन्न हो रहे हैं, है ना। पौधे विभिन्न प्रकार के, पौधे में विभिन्न प्रकार के ऊतक होते हैं। एक और गलती पकड़ लिए, चलो। ऊतक को दो प्रमुख वर्ग विभज्योतक तथा स्थायी ऊतक में बांटते हैं। अब देखिए, पौधों में जो ऊतक होते हैं वो दो श्रेणी में है। एक वे ऊतक जिसकी कोशिकाएं विभाजन कर सकती हैं और विभाजन करके नई नई कोशिकाएं बना रहे हैं, उन्हीं कोशिकाओं से फिर आगे चल के दूसरी कोशिकाएं बन रही, जिनको हम स्थायी ऊतक कहते हैं। स्थायी ऊतक की क्या विशेषता है कि ये बने होते हैं विभज्योतक से, मेरिस्टेमेटिक से, लेकिन अब इनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। और विभाजन की क्षमता नहीं होने से क्या होता है कि ये कुछ विशेष कार्य करने के लिए एडाप्टेड हो जाते हैं। जैसे आप पेरेन्काइमेटस, कोलेन्काइमेटस, स्क्लेन्काइमेटस पढ़ेंगे तो कहाँ कहाँ पर क्या क्या काम करेंगे ये हम देखेंगे यहाँ पर। इनके वर्गीकरण का आधार कोशिकाओं का विभक्त होना अथवा ना होना है। ठीक है, तो कोशिकाओं का विभक्त होना यानी विभाजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो विभज्योतक जैसे नाम से पता चल रहा है विभाजन कर सकते हैं, और स्थायी ऊतक जो विभाजन नहीं कर सकते हैं, है ना, ये हम देखेंगे। तो पहला है विभज्योतक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो देखिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पादपों के कुछ विशेष स्थानों में होते हैं। ठीक है, अभी देखेंगे कहाँ कहाँ होते हैं। और ये विभाजन करके नई कोशिकाएं बनाते हैं। तो इन नई कोशिकाओं के बनने से दो कार्य होता है। एक तो पादप का विकास होता है, ठीक है। दूसरा ये होता है कि जो नई कोशिकाएं बनती हैं उसी से एक तो स्थायी कोशिकाएं बनते हैं, मेरिस्टेमेटिक से पेरेन्काइमेटस, कोलेन्काइमेटस, स्क्लेन्काइमेटस, जाइलम, फ्लोएम ये सब बनते हैं। और ये पौधे में विशेष कार्यों को करने के लिए अनुकूलित हो जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो कोशिकाएं हैं ये आकार में बढ़ती हैं। जो परमानेंट स्थायी ऊतक है भले ही विभाजन नहीं करती लेकिन आकार में तो बढ़ती है, तो उससे पादप का विकास तेजी से होता है। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि विभज्योतक जो कोशिकाएं हैं वो विभाजन करती है, नई कोशिकाएं बनाती हैं, उससे पादप के अंगों का निर्माण होता है। पौधों में वृद्धि मुख्यतः सक्रिय कोशिका विभाजन वाले विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित होती है। ठीक है, पौधों में जो कोशिकाएं विभाजन करती हैं पौधों के कुछ विशेष अंगों में ही होते हैं, पूरे शरीर में नहीं होते, जबकि जंतुओं में लगभग पूरे शरीर की कोशिकाएं विभाजन कर पाती हैं। इस क्षेत्र को मेरिस्टेम कहते हैं। ग्रीक भाषा में मेरिस्टो का मतलब विभाजन करना है। पौधे में विभिन्न प्रकार के मेरिस्टेम होते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ पर मेरिस्टेम होते हैं पहले उसको समझ लीजिए। एक है यहाँ पर शीर्षस्थ मेरिस्टेम। शीर्षस्थ मेरिस्टेम क्या है, देखिए ये पादप है, पादप का ये ऊपरी भाग, यहाँ से ऊपर का भाग तना है, नीचे का भाग जड़ है। ठीक है, तो तने के ऊपरी भाग में या कोई शाखा है तो उसके टिप वाले पार्ट पे एकदम सिरे पर विभज्योतक ऊतकों का मतलब एक ऊतक होता है। यहाँ पर कुछ कोशिकाएं होती हैं एकदम सिरे पर। ठीक है, इसे कहते हैं प्ररोह शीर्ष। जहां पर ये रहते हैं प्ररोह शीर्ष, शूट अपेक्स, एकदम सिरे पर होती हैं, ब्रांचेस के भी एकदम सिरे पर होती हैं। और वैसी जड़ की तरफ अगर आप देखेंगे तो जड़ में एकदम सिरे पर तो एक कैप जैसी संरचना होती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं रूट कैप, मूल गोप इसको कहते हैं, मूल गोप। और इस मूल गोप के ठीक पीछे यहां पर विभज्योतक होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जड़ मिट्टी के अंदर घुसता है, प्रवेश करता है, तो उससे इन मेरिस्टेमेटिक ऊतकों के डैमेज होने का खतरा हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसके ऊपर में एक गोप लगा दिया गया है, कैप लगा दिया गया है, जिसको हम कहते हैं रूट कैप। तो ये जो शीर्ष में इधर है और इधर जो है, ये दोनों, ये वाला जो है मूल शीर्ष कहलाता है। भले ही एकदम सिरे पर नहीं है लेकिन उसको हम सिरा ही मानते हैं, तो इसको मूल शीर्ष कहते हैं और इसको प्ररोह शीर्ष कहते हैं, शूट एपेक्स, रूट एपेक्स। ठीक है, और इन दोनों जगहों पर है आपके मेरिस्टेमेटिक ऊतक, तो इसको हम शीर्षस्थ मेरिस्टेम या विभज्योतक कहते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, जो मेरिस्टेम मूल तथा तने के शीर्ष पर होते हैं वह प्राथमिक ऊतक बनाते हैं, उन्हें शीर्षस्थ मेरिस्टेम कहते हैं। प्राथमिक ऊतक का मतलब क्या है, जब पादप बनना शुरू होता है शीड से, एम्ब्रियो से, तो शुरू में जो ऊतक बनते हैं वो प्राथमिक ऊतक हैं।
जितने भी ऊतक बनते हैं मेरिस्टेमेटिक पेरेन्काइमेटस, कोलेनकाइमेटस, स्क्लेनकाइमेटस, जाइलम फ्लोएम, सब कुछ शुरू में बनते हैं, वो प्राथमिक ऊतक कहलाते हैं। प्राथमिक ऊतक जो है समझ लो पौधे के छोटे रहते तक प्राथमिक ऊतक बनते हैं। उसके बाद जब पौधा बड़ा होने लगता है, ट्री बनने लगता है, तो द्वितीयक ऊतक बनते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ होता है उसमें, द्वितीयक वृद्धि होती है। तो द्वितीयक वृद्धि क्या होती है, नए जाइलम फ्लोएम और ऊतक बनते हैं, तो उसे हम द्वितीयक वृद्धि कहते हैं, जो पादप के थोड़ा विकसित हो जाने के बाद बनने शुरू होते हैं। इसके बारे में हम यहाँ पर इसी चैप्टर में थोड़ी डिटेल में बात करेंगे, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, चिंता न करें। मूल शीर्षस्थ मेरिस्टेम, देखिए जो मूल में है यहाँ पर रूट कैप होता है, उसको लिखा देखिए, मूल शीर्षस्थ मेरिस्टेम मूल की चोटी पर तथा तने के शीर्षस्थ मेरिस्टेम तने की चोटी पर स्थित होते हैं। लेकिन वही है कि मूल शीर्ष के नीचे फिर रूट कैप होता है, मूल गोप होता है। पत्तियों के बनने तथा तने की लंबाई के समय कुछ कोशिकाएं प्ररोह शीर्षस्थ मेरिस्टेम के पीछे छूट जाती हैं, इन्हें कक्षीय कली कहते हैं। ऐसी कलियां पत्तियों के कक्ष में स्थित होती हैं, इन कलियों से शाखा अथवा फूल बनते हैं। देखिए जैसे हमने कहा कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नई कोशिकाएं बना रहा है, नई कोशिकाएं पीछे बनते जा रही है, ऊपर उठता जा रहा है। तो जो नई कोशिकाएं पीछे बन रही हैं वो कोशिकाएं स्थायी ऊतक में बदलते चले जाते हैं, उनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। लेकिन इसी में बीच बीच में कुछ मेरिस्टेमेटिक ऊतक भी छूट जाते हैं। समझ रहे हैं बात को? जैसे कि देखिए ये तना है, यहां पर शीर्षस्थ मेरिस्टेम है, ये जब नई कोशिकाएं बनाता है, पीछे की ओर बनाते चला जाता है, तो ये ऊपर उठता चला जाएगा, और इधर जो है स्थायी ऊतक बनते चले जाते हैं, स्थायी ऊतक बनते चले जाते हैं। ठीक है, अब क्या हो देखिए कि जब ये ऊपर उठ रहा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो बीच बीच में कुछ जगहों पर ये ऐसे करके मेरिस्टेमेटिक ऊतक भी छोड़ देता है। बाकी पूरा स्थायी ऊतक है जिनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती, लेकिन जो बीच बीच में छूटे हुए हैं इनमें विभाजन की क्षमता होती है, ये भी मेरिस्टेमेटिक ऊतक है। एक तो हम इसे नोड कहते हैं, आप समझ लीजिए, पर्व संधि नोड, यहीं पर पत्तियां बनती हैं और पत्तियों के आधार में ये जो मेरिस्टेमेटिक ऊतक है ये वृद्धि करके शाखा बनाएगी या यही वृद्धि करके पुष्प बनाएगी। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक ऊतक यहाँ पर है इसको हम कक्षस्थ कलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्षस्थ कलिका। यहाँ पर ये कक्षस्थ कलिका, ये देखो कक्षी कलिका, एक्सियल बड इंग्लिश में कहते हैं, एक्सियल बड। तो एक्सियल बड क्या है? मेरिस्टेमेटिक ऊतक है जो बीच बीच में छूटे हुए हैं, जिनको हम कलिकाएं कहते हैं। इससे शाखाएं या इससे पुष्प का निर्माण होता है। तो ये जो बीच बीच में छूटे हुए हैं ये वाले, इनको हम कहते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम, या इसी को हम कहते हैं अंतर्वेशी विभज्योतक, है ना। ये देखो अंतर्वेशी मेरिस्टेम जो बीच बीच में छूटे हुए हैं इनको इंटर कैलरी इंग्लिश में कहते हैं, इंटर कैलरी। तो दो प्रकार के आपने अभी तक पढ़े, एक पढ़ा आपने शीर्ष में होते हैं, तने और जड़ के दोनों के शीर्ष में होते हैं, उसको शीर्षस्थ कहते हैं। और जो तने में बीच बीच में छूटे हैं उसे हम कहते हैं अंतर्वेशी, इससे शाखाएं और इससे पुष्प का निर्माण होता है। अब तीसरा वाला जो होता है जिसको हम पार्श्व मेरिस्टेम कहते हैं, पार्श्व मेरिस्टेम। अब इसको आपको समझना पड़ेगा, ये पार्श्व मेरिस्टेम कैसा है। तो देखिए अगर आप स्क्रीन रिकॉर्ड देख रहे हैं तो अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी आप मेरे कैमरा वाला रिकॉर्डिंग देखें, स्क्रीन रिकॉर्ड ना देखें, क्योंकि इसमें आपको मैं समझा रहा हूं कि कैसे होते हैं। देखिए जैसे कि मान लो ये तना है, देखिए ये तना, इस तने की जो कोशिकाएं हैं वो इस तरह से स्तरों में एक के बाद एक इस तरह से लगे हुए हैं, स्तरों में। ठीक है, तो सबसे बाहर एपिडर्मिस होता है, फिर कुछ लेयर कॉर्टेक्स के होते हैं जिसको वल्कुट कहते हैं, है ना। फिर कॉर्टेक्स का यानी वल्कुट का सबसे अंदर का लेयर जो होता है वो एंडोडर्मिस कहलाता है, एंडोडर्मिस। अंतःचर्म एंडोडर्मिस कहलाता है। ठीक है, उसके बाद पेरीसाइकिल के कुछ लेयर होते हैं, फिर जाइलम फ्लोएम होते हैं, और फिर अंदर में मेडुला होता है। समझ पाए क्या क्या है? एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स,
कॉर्टेक्स के अंदर के लेयर एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, जाइलम फ्लोएम, मेडुला, ऐसे एक के बाद एक लेयर लगे होते हैं। तो यहाँ पर समझिए कि अंदर में जो जाइलम फ्लोएम होते हैं, देखिए जैसे मान लो ये इतना लेयर जाइलम फ्लोएम का है, ये जाइलम फ्लोएम का लेयर है जिसमें आधा जाइलम है और आधा फ्लोएम है, मान लो ऐसा, ठीक है। तो इसी जाइलम फ्लोएम के बीच में एक लेयर, कोशिका का एक लेयर रहता है, ये विभाज्योतक लेयर होता है, ये लेयर। बाकी सारे जो कोशिकाएं थी ऊपर से नीचे तक जितने भी लेयर देखे उनमें विभाजन की क्षमता नहीं थी, उनमें ज़्यादातर पेरेनकाइमेटस थे, कुछ कोलेनकाइमेटस, कुछ स्क्लेनकाइमेटस हो सकते हैं, जाइलम फ्लोएम है, लेकिन विभाजन करने वाली कोशिकाएं नहीं थी। ये सारे लेयर ऊपर से नीचे तक, ये सारे लेयर एक के बाद एक लेयर जो है, लेकिन एक लेयर जो जाइलम फ्लोएम के बीच में है इसे हम कहते हैं कैम्बियम, एधा। यह सिर्फ डाइकॉट पौधे में पाया जाएगा, तने में और जड़ में। मोनोकॉट पौधे में नहीं पाया जाएगा, एक बीजपत्री में नहीं पाया जाएगा, सिर्फ द्विबीजपत्री में पाया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है, ये देखिए, ये जो है इसको हम कहते हैं कैम्बियम, और इसी को हम कहते हैं लेटरल, पार्श्व मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। अब ये कैसे विभाजन करेगा? तो जिधर जाइलम है उधर नए जाइलम बनाएगा, जिधर फ्लोएम उधर नए फ्लोएम बनाएगा। तो ये जो मोटाई है पौधे की, ये इसमें नए लेयर जुड़ते चले जाएंगे, तो ये पौधे की मोटाई ऐसे बढ़ती चली जाएगी। तो जो ट्रीज हैं, बड़े बड़े ट्री, वो मोटे होते हैं ना, तो लेयर बढ़ते जाएंगे तब तो मोटे होंगे ना, ये मोटापा। तो ये लेयर कैसे बढ़े? वही मेरिस्मेटिक टिश्यू के विभाजन द्वारा ये लेयर बढ़े। तो इसको समझने के लिए आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि ऐसे एक के बाद एक लेयर बने हुए हैं, इसमें नए लेयर जुड़ते जाएंगे, नए स्तर जुड़ते जाएंगे, तो ये पादप मोटी होती चली जाएगी। यहाँ पर एक फोटो बना हुआ था जिसको मैंने हटा दिया था अभी, इसको भी एक बार देख लीजिए, है ना। ये देखिए, ये नीचे में मूल गोप दिख रहा है, जड़ है, ये मूल गोप है, और मूल गोप के ठीक पीछे ये देखिए मेरिस्मेटिक ऊतक का एक ग्रुप है, मेरिस्मेटिक कोशिकाओं का एक ग्रुप है, ठीक है। और ये पूरा जड़ है। तो जड़ में अलग अलग लेयर दिखा रहे हैं, देख सकते हैं कि सबसे बाहर यहाँ पर एपिडर्मिस है, उसके बाद कॉर्टेक्स है, फिर एंडोडर्मिस वगैरह है, जाइलम फ्लोएम है, और यहीं पर मूल गोप है, उसके पीछे जो है देखिए मेरिस्मेटिक ऊतक का एक लेयर है, ठीक है, ऐसा है। और दूसरा प्ररोह है, ये तो जड़ है, जड़ में दिख रहे आपको, है ना, और ये तना का शीर्ष है, ठीक है। तो ये देखिए तने के एकदम सिरे पर यहाँ पर देखिए मेरिस्मेटिक ऊतक का एक ग्रुप है, कोशिका का एक ग्रुप है ना। और बाकी चीजें इसमें देखने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। विभेदी वाहिका ऊतक, ये सब जो है जाइलम फ्लोएम वगैरह के बारे में दिखा रहे हैं, पत्तियों के बारे में दिखा रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अभी आपको मेरिस्मेटिक टिश्यू 3 प्रकार के आपको समझ में आए होंगे। एकदम सिरे पर जो होते हैं वो शीर्षस्थ होते हैं, बीच बीच में छुड़े हैं वो अंतर्वेशी होते हैं, और जो ऐसे लेयर में बीच में एक लेयर रहेगा उसे हम पार्श्व कहते हैं, ठीक है। अब एक चीज और देखिए कि हमने यहाँ पर जाइलम फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम देखा था, जिससे नए जाइलम नए फ्लोएम बनते हैं, वही द्वितीयक वृद्धि होता है। उसी कैम्बियम से जो नए जाइलम फ्लोएम बाद में बनते हैं वो द्वितीयक जाइलम फ्लोएम, द्वितीयक ऊतक होते हैं, उसी को द्वितीयक वृद्धि कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। और ये वाला जो एधा कैम्बियम था, ये था इंट्रावेसिकुलर कैम्बियम। इंट्रावेसिकुलर, वेसिकुलर का मतलब होता है वाहिकाएं, जाइलम फ्लोएम उनके बीच पाई जा रही है, ठीक है। और यहां पर कैम्बियम अंतरापूलिक कैम्बियम कहलाता है। देखिए अंतरापूल, पूल मतलब जाइलम फ्लोएम, उनके बीच में पाया जा रहा है। ऐसा ही एक कैम्बियम थोड़ा बाह्य स्तर में, ये जो कॉर्टेक्स हमने ना कहा ना, कॉर्टेक्स, उसमें भी कुछ पौधों में बन जाता है, बीच में कॉर्टेक्स के बीच में एक कैम्बियम बन जाता है, इसको हम कार्क कैम्बियम कहते हैं। और ये बाहर की तरफ कार्क बनाता है, कार्क के बारे में कोशिका का अध्ययन करते हैं उस समय कार्क के बारे में हमने पढ़ा था, रॉबर्ट हुक ने कार्क पे अध्ययन किया था करके। तो एक दो ऐसे पादप हैं जैसे कि ओक नाम का एक पादप है, उसमें मोटी मोटी छालें निकल आती हैं ऐसे, उसे कार्क कहते हैं। तो कार्क कौन बनाता है? यही कार्क कैम्बियम बनाता है, जो कॉर्टेक्स वाले एरिया में बना। एक कैम्बियम हमने जाइलम फ्लोएम के अंदर बनाया, उसको इंट्राफेसिकुलर या अंतरापूली कह रहे थे कैम्बियम,
लेकिन जो कॉर्टेक्स वाले भाग में बना उसे कार्क कैम्बियम कहते हैं। और कार्क कैम्बियम जो है कॉर्टेक्स वाले भाग में बन करके वल्कुट वाले भाग में बन के बाहर की तरफ कार्क बनाता है। लेकिन ये कुछ पौधों में पाया जाता है, सब में नहीं पाया जाता, जैसे ओक में पाया गया। तो ये सभी पार्श्व कैम्बियम के ही एग्जाम्पल हैं। लेटरल तो 3 प्रकार के हुए, सिरे पर शीर्षस्थ, बीच बीच में है वो अंतर्वेशी, और साइड में ऐसे मतलब अंदर में ऐसे लेयर में रहेंगे तो उसे हम कहेंगे पार्श्व। 3 प्रकार के कैम्बियम हैं। प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों मेरिस्टेमों में कोशिका विभाजन के बाद नई नई कोशिकाएं बनती हैं जो रचनात्मक तथा क्रियात्मक रूप से विशिष्ट होती हैं और उनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती। ऐसी कोशिकाओं को स्थायी अथवा परिपक्व कोशिकाएं कहते हैं। तो मैंने पहले ही बताया आपको कि स्थायी कोशिका कौन है, जो बने हुए हैं विभज्योतक से। विभज्योतक से बने, अब विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है और उसके बाद फिर वो स्थायी ऊतक में बदल जाते हैं। और स्थायी ऊतक जो है विभाजन नहीं करती है, कुछ विशिष्ट कार्य करती हैं, जिसमें आपका मृदोतक, स्थूल कोणोतक, दृढ़ोतक यानी पेरेनकाइमेटस, कोलेनकाइमेटस, स्क्लेनकाइमेटस, जाइलम फ्लोएम ये होते हैं, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये स्थायी ऊतक इसलिए कहलाते हैं कि विभाजन नहीं करते हैं। पौधे की प्रारंभिक काया बनने के समय शीर्षस्थ मेरिस्टेम के विशिष्ट क्षेत्रों से त्वची ऊतक, भरण ऊतक और संवहन ऊतक बनते हैं। तो शुरू में जो बने मेरिस्मेटिक टिश्यू से, मुख्य पादप का जो प्राथमिक शरीर है, त्वची ऊतक का मतलब होता है एपिडर्मल टिश्यू, सबसे बाहर का लेयर। ये जो हमने बताया था ना, ऐसा हमने बनाया था। तो सबसे बाहर का जो स्तर है ये एपिडर्मिस है। इसके साथ कुछ कुछ संरचनाएं जुड़ी होती हैं, जैसे स्टोमेटा जुड़ा हो सकता है, स्टेम हेयर्स, रूट हेयर्स, ये सब जुड़े हो सकते हैं। तो इसको पूरे को हम एपिडर्मल टिश्यू या त्वची ऊतक कहते हैं। दूसरा है भरण ऊतक और तीसरा है संवहन ऊतक। संवहन ऊतक में शामिल है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम संवहन ऊतक है। और बाकी पूरा जो है, जैसे ये कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल है, अंदर में बीच में पिथ रहता है, वो सब जो है भरण ऊतक में आते हैं। तो एपिडर्मिस में त्वची ऊतक है, जाइलम फ्लोएम संवहन ऊतक है, और बाकी पूरा कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल और ये जो अंदर का पिथ, मेडुला, ये सब जो है भरण ऊतक, इसमें हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्थायी ऊतक के बारे में। ठीक है, देखिए स्थायी ऊतक क्या है। जो ऊतक विभाजन नहीं कर सकती है वो स्थायी ऊतक है, जैसा मैंने पहले ही बताया है ना। ठीक, स्थायी ऊतक की कोशिकाएं प्रायः और अधिक विभक्त नहीं होती हैं। स्थायी ऊतक जिनसे कोशिकाओं की रचना होती है तथा उनके कार्य एक समान होते हैं, उन्हें सरल ऊतक कहते हैं। अब देखिए, स्थायी ऊतक 2 प्रकार के हम पढ़ेंगे, सरल और जटिल। सरल में कौन है, जैसे एक ऊतक है उसकी कोशिकाएं एक ही प्रकार की हैं, वो सरल है, जैसे पेरेनकाइमेटस, कोलेनकाइमेटस, स्क्लेनकाइमेटस, ये सरल ऊतक है। लेकिन जटिल ऊतक कौन कौन है, जाइलम और फ्लोएम। क्यों जटिल है, क्योंकि जाइलम के अंदर भी एक से ज्यादा यानी 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और फ्लोएम में भी 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो ये जटिल कहलाते हैं, क्योंकि एक ऊतक में एक से ज्यादा प्रकार की कोशिकाएं पाई जा रही हैं। जाइलम में 4 कौन कौन से, एक तो ट्रेकिड होते हैं, वेसेल होते हैं, पेरेनकाइमा और फाइबर, ये जाइलम में होते हैं। फ्लोएम में क्या क्या होते हैं, स्यू एलिमेंट्स, स्यू एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल, फाइबर और पेरेनकाइमा। इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, अभी आप इतना समझ लीजिए। सरल ऊतक का मतलब एक ही प्रकार की कोशिकाओं का बना हुआ ऊतक। जटिल का मतलब एक से ज्यादा प्रकार की कोशिकाओं से बना हुआ ऊतक, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, स्थायी ऊतक जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जटिल ऊतक बनाती हैं। एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं तो सरल ऊतक बनाती हैं। ये देखिए, ये कुछ ऊतकों की संरचना है जिसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो पहला हम यहां पर पढ़ रहे हैं सरल ऊतक, ये आ, ब और स। सरल ऊतक में पहला है पेरेनकाइमा, जिसको हम कहते हैं मृदुतक। मृदुतक इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी कोशिकाएं मुलायम होती हैं, इनकी कोशिका भित्ति ज़्यादा मोटी नहीं होती है, उसमें पेक्टिन, सुबेरिन, लिग्निन टाइप के पदार्थों का जमाव नहीं होता है, कोशिकाएं मुलायम होती हैं, मृदोतक। ठीक है, और ये पौधों के कोमल भागों में पाई जाती हैं, जैसे पत्तियां हैं, पुष्प हैं,
या तने का जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, पिथ वाला पार्ट है, ये कोमल भाग होते हैं, वहां पर पाए जाते हैं मृदोतक। दूसरा होता है कोलेन कायमा, जिसको अपन स्थूल कोणोत्तक कहते हैं। ये इसमें क्या होता है, देखिए कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति है उसमें पेक्टिन नाम के पदार्थ का जमाव हो जाता है। इनके किनारे किनारे पेक्टिन नाम के पदार्थ का जमाव, और उसके कारण से कोशिकाएं थोड़ी मजबूत हो जाती हैं, हालांकि ये जीवित रहती हैं। ये कोशिकाएं भी जीवित होती हैं, मजबूत हो जाती हैं, और ये पौधे के ऐसे भाग में पाए जाते हैं जो थोड़े मजबूत लेकिन लचीले होते हैं, एकदम हार्ड नहीं होते। जैसे आप गुलाब का पौधा आपके घर में है तो आप उसके तने को ऐसे थोड़ा बहुत मोड़ के देखना, वो मुड़ेगा लेकिन टूटेगा नहीं जल्दी से। तो ऐसे जो शाकीय पौधे हैं उनके जो तने हैं, है ना, हरे हरे तने, वो जनरली कोलेन कायमा के बने होते हैं। लेकिन जब ये तना बड़ा हो जाता है, कोई ट्री बन जाता है और एकदम लकड़ी हो जाता है, तो उसमें ये नष्ट हो जाते हैं, फिर स्क्लेन कायमा बन जाते हैं, दृढ़ोतक हो जाते हैं। तो इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं? इसमें पेक्टिन का जमाव होता है, इसमें हम देखेंगे लिग्निन का जमाव होता है, यहां पर पेक्टिन का जमाव है, ठीक है। और कोशिकाएं जीवित होती हैं लेकिन मजबूत हो जाती हैं। इसके बाद आप देखिए तीसरा है यहां पर स्क्लेन कायमा, जिसको हिंदी में कहते हैं दृढ़ोतक, और जैसा मैंने बताया इसमें लिग्निन का जमाव होता है। कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में लिग्निन जमा होगा और इसके कारण से बहुत मजबूत हो जाते हैं। कोशिकाओं की मौत हो जाती है, मृत हो जाती हैं कोशिकाएं, और पौधे के बहुत मजबूत भागों में पाई जाती हैं। जैसे जाइलम के भाग में भी ये कुछ पाई जाती हैं, साथ में लकड़ी में, मजबूत लकड़ी में, और सबसे ज़्यादा ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे? जैसे आप नारियल लेते हो, नारियल को छील के उसका जो ऐसे तोड़ने वाला भाग होता है, जिसको आप तोड़ते हो हथौड़ी वगैरह से, पत्थर वगैरह से, वो एंडोकार्प कहलाता है, वो बना होता है स्क्लेन कायमा का। तो ऐसे मजबूत हिस्से जो होते हैं पौधों के, वो स्क्लेन कायमा दृढ़ोतक के बने होते हैं। इसमें भी दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक वे जो अलग अलग शेप साइज की होती हैं, और दूसरे जो लंबी होती हैं, इसको फाइबर कहते हैं। लंबी वाली फाइबर होती है जो ज़्यादातर जाइलम के साथ होती हैं, और दूसरे जो कोशिकाएं हैं वो स्क्लेरिड्स कहलाते हैं, जो पौधों के दूसरे हिस्सों में देखने को मिलेंगे, जैसा कि आपने नारियल में कहा, बादाम है, अखरोट है ना, और आम की गुठली को तोड़ोगे उसमें ये स्क्लेरिड्स पाए जाते हैं। तो एक तो फाइबर है, ये यहाँ पर लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ, ये फाइबर है, तंतु, ठीक है, और ये स्क्लेरिड है। तो स्क्लेरिड तो लिखा हुआ है, अलग शेप का है, ठीक है। तो पहला है इसमें सरल ऊतक। तो सरल ऊतक के बारे में मैंने बताया, जैसे आपने यहाँ पर देखा कि ये पेरेनकाइमेटस है तो उसमें एक ही प्रकार के सेल हैं, कोलेनकाइमेटस में भी एक ही प्रकार के सेल हैं, स्क्लेनकाइमेटस में भी एक ही प्रकार के सेल हैं, तो एक ही प्रकार के सेल के बने होते हैं, इसलिए सरल है। जबकि कॉम्प्लेक्स वाले, जटिल वाले में, जाइलम फ्लोएम में आप देखेंगे एक से ज़्यादा प्रकार के सेल हैं। सरल ऊतकों में केवल एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। पौधों में विभिन्न प्रकार के सरल ऊतक पाए जाते हैं, जैसे पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेनकाइमा। ये मृदोतक और ये स्थूल कोणोत्तक और ये दृढ़ोतक। इनको भी देखिए जो लिखे हैं, इनको भी ठीक से हिंदी नहीं आ पा रहा है, मेरे को भी नहीं आता है बहुत हिंदी, लेकिन ये चीज़ें मैंने पढ़ा है इसलिए मालूम है थोड़ी बहुत। पेरेनकाइमा अंगों के अंदर के मुख्य घटक हैं। इनकी कोशिकाएं समव्यासी है, समव्यासी मतलब इनका आकार, लंबाई, चौड़ाई बराबर के आसपास होती हैं। उनका आकार गोलाकार, अंडाकार, बहुकोणीय, लंबाकार हो सकता है। उनकी भित्ति पतली होती है, ये बड़ी बात है, कोशिका भित्ति पतली होती है, सेलुलोज की बनी होती है, पेक्टिन वगैरह का डिपोजिशन नहीं होता है। काफ़ी सटी हो सकती हैं, अथवा बीच में थोड़ा गैप हो सकता है, अंतराकोशिकी स्थान हो सकता है। पेरेनकाइमा में बहुत से कार्य, जैसे प्रकाश संश्लेषण, जैसे लीफ में है तो प्रकाश संश्लेषण, संचय जैसे कि इसमें है, कॉर्टेक्स में है, स्राव भी संपन्न करते हैं, ग्लैंड्स में होते हैं। तो जीवित कोशिकाएं हैं तो काफ़ी कुछ काम ये पौधों में करते रहते हैं। कोलेनकाइमा देखा हमने कि एक तो पेक्टिन के जमाव के कारण से पौधे के कोशिकाएं, कोलेनकाइमा के कोशिकाएं थोड़ी सी मजबूत हो जाती हैं और पौधे की थोड़ी मजबूत वाले भागों में पाई जाती हैं, जैसे कि तना है, यंग तना है, उसमें पाई जाएंगे, एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस में पाए जाते हैं, और बाद में लेकिन ये स्क्लेनकाइमा में रिप्लेस हो जाते हैं।
कोलेन कायमा प्रायः द्विबीजपत्री पौधों की बाह्य त्वचा के नीचे होते हैं। देखिए एक चीज बता दें कि ये जैसे हमने कहा ऐसा, ये बाहर एपिडर्मिस है, इसके नीचे जो कॉर्टेक्स होता है ना, कॉर्टेक्स के बाहर के कुछ लेयर जिसको हाइपोडर्मिस अपन कहते हैं, हाइपोडर्मिस, ये कोलेन कायमा के हो जाते हैं द्विबीजपत्री पौधों में, और एक बीजपत्री पौधों में यही स्क्लेन कायमा के हो जाते हैं, दृढ़ोतक के, है ना। द्विबीजपत्री में ये कोलेन कायमा के हैं, एक बीजपत्री में स्क्लेन कायमा के हैं। ये क्या है, ये एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस है, जो कॉर्टेक्स के लेयर हैं, हाइपोडर्मिस कुछ लेयर, ये होते हैं कोलेन कायमा के द्विबीजपत्री पौधों में। यह या तो एक समान सतह में होते हैं अथवा चकती में होते हैं, ठीक है, ऐसे लेयर में रहेंगे। इनकी कोशिकाओं की भित्ति पतली होती है, लेकिन इनके कोनों पर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन जमा हो जाती है। ये पेक्टिन के कारण से मुख्यतः मजबूत आ जाते हैं, इसलिए इनके कोने मोटे हो जाते हैं, जो किनारे किनारे हैं वहां ज्यादा डिपॉजिट होते हैं। कोलेन कायमा की कोशिकाओं का आकार अंडाकार, गोलाकार, बहुकोणीय हो सकता है। प्रायः क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं, हरे होते हैं, जीवित होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट के कारण से भोजन का स्वांगीकरण यानी कि प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। इसमें अंतराकोशिकीय स्थान नहीं होते हैं, मृदोतक में थे, यहाँ पर नहीं है, उसमें भी नहीं रहेंगे। ये पौधों के वृद्धि हो रहे भागों जैसे शैशव तना, मैंने कहा ना कि यंग स्टेम में रहेंगे, नए नए स्टेम बने हैं रोज वगैरह में, और पत्ती के वृंत को सहारा प्रदान करते हैं। जो पत्ती है इसके वृंत को अपन पेटियोल कहते हैं, पता है ना आपको, इस पेटियोल को ये यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। स्क्लेन कायमा की बात करें अपन तो इनको हम कहते हैं दृढ़ोतक, ठीक है, क्योंकि ये बहुत मजबूत कोशिकाएं हैं। इनमें आपका जमाव किया गया है लिग्निन का, और ये पौधों के बहुत मजबूत भागों में पाए जाते हैं, जैसे कि मैंने कहा नारियल में, आम में, अखरोट में, बादाम में पाए जाते हैं। साथ ही जो ट्री हैं उनके जो तने हैं उनके मुख्य हिस्सों में पाए जाते हैं, है ना, जाइलम के साथ फाइबर के रूप में पाए जाते हैं, है ना। स्क्लेन कायमा में लंबी सक्रिय कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं की भित्ति मोटी तथा लिग्निनी होती है, तो लिग्निन का जमाव होता है, पहले ही बताया हूं मैं इसको। इसकी भित्ति पर कुछ अथवा अधिक गर्त स्थित होते हैं, गर्त का मतलब गड्ढे होते हैं, और अधिकांशतः ये मृत कोशिकाएं होती हैं, प्रोटोप्लास्ट नहीं होता, मृत कोशिकाएं हैं। क्यों? क्योंकि जब ये लिग्निन का जमा हो जाता है तो कोशिका भित्ति के छिद्र बंद हो जाते हैं, जिससे इसके अंदर गैसों का और पोषक पदार्थों का, जल का आवागमन रुक जाता है, तो कोशिकाएं मर जाती हैं। तो ये कोशिकाएं जनरली मृत होती हैं। आकार, रचना, उद्भव, विकास में विभिन्नता होने के आधार पर स्क्लेन कायमा तंतुमय अथवा स्क्लेरिड हो सकते हैं। तंतु थोड़े लंबे होते हैं, फाइबर होते हैं, और जाइलम के साथ मुख्यतः पाए जाते हैं। तंतु मोटी भित्ति वाले, लंबे तथा नुकीले मृत कोशिकाएं होती हैं। ये प्रायः पौधों के विभिन्न भागों में समूह के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है, और पौधे को मजबूती देते हैं। स्क्लेरिड का आकार गोलाकार, अंडाकार, सिलिंड्रिकाकार होते हैं। ये बहुत अधिक मोटे मृत स्क्लेन कायमी कोशिकाओं के बने होते हैं, जिनकी गोहिका बहुत ही संकरी होती है, अंदर में कैविटी नहीं होती। प्रायः ये गिरीदार फलों की फल भित्ति की कोशिकाओं में, ठीक है, गिरीदार, गिरी मतलब गिरी निकलता है, जैसे बादाम है, अखरोट है, तो उसके ऊपर फल भित्ति में पाई जाती है। फलों जैसे अमरूद, नाशपाती तथा चीकू के गूदे में, नाशपाती जो है खाते समय कच्चर कच्चर ऐसे करता है, वो इसी कारण से। लेग्यूम के बीज आवरण, जैसे चना है, मटर है, राजमा है, इनका जो शीड कोट होता है, बीज आवरण काफ़ी मजबूत होता है। अथवा चाय की पत्तियों में भी पाए जाते हैं। स्क्लेन कायमा पौधों को यांत्रिक सहारा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सरल ऊतक कंप्लीट हो जाते हैं, जिसमें पेरेन कायमा, कोलेन कायमा, स्क्लेन कायमा हमने देखा, और ये पौधों के विभिन्न भागों में हैं, अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन एक ही प्रकार की कोशिकाएं हैं, इसलिए हमने इसको सरल ऊतक कहा है। अब है जटिल ऊतक, ठीक है। तो जटिल ऊतक में कौन कौन है ये देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो जटिल ऊतक में दो हैं, एक तो है जाइलम और एक है फ्लोएम। जाइलम जिसको हिंदी में दारू कहते हैं, दारू, और पोषवाह कहते हैं फ्लोएम को।
जो जाइलम है वो जल को नीचे जड़ों से लेकर के ऊपर पत्तियों तक पहुंचाते हैं, और फ्लोएम जो है फूड मटेरियल को जो है पत्तियों से लेकर के जड़ों तक, और जरूरत पड़ी तो फिर जड़ों से लेकर पत्तियों तक। तो ध्यान रखेंगे कि जाइलम में जो परिवहन है वो एक दिशा में होता है, नीचे से ऊपर बस, लेकिन फ्लोएम में दोनों दिशाओं में हो सकता है, ऊपर से नीचे भी और नीचे से ऊपर भी। इस तरह से परिवहन होता है फूड का। जटिल ऊतक क्यों कहते हैं? क्योंकि एक से ज्यादा प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। जाइलम में भी 4 होते हैं, फ्लोएम में भी 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। जटिल ऊतक में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, ये मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करती हैं। जाइलम तथा फ्लोएम जटिल ऊतक के उदाहरण हैं। जाइलम मूल से पानी तथा खनिज लवण को तने तथा पत्तियों तक पहुंचाने के लिए एक समान ऊतक की तरह कार्य करता है। यह पौधे के अंगों को यांत्रिक सहारा भी देता है। यह 4 तत्वों का बना होता है। वाहिनिकी यानी ट्रेकीड, वाहिका मतलब वेशेल, ये दोनों ट्यूब हैं जिसके द्वारा पानी ऊपर चढ़ता है। इसके बाद जाइलम तंतु, ये फाइबर है जो अभी हमने पढ़ा ऊपर स्क्लेरेंकाइमा फाइबर है, और ये सहारा प्रदान करते हैं। और जाइलम पेरेनकाइमा, ये जीवित कोशिकाएं हैं और जल को आजू बाजू के ऊतकों तक पहुंचाने में मदद करते हैं रेडियल डायरेक्शन में। जैसे पानी ऊपर चढ़ रहा है तो आजू बाजू की कोशिकाओं को कौन जल पहुंचाएगा? तो ये पेरेनकाइमा पहुंचाता है। और ये जो वाहिनी और वाहिका हैं ये ऊपर पहुंचाते हैं, और तंतु जो है सहारा प्रदान करते हैं। वाहिनिकी लंबी अथवा नलिकाकार कोशिका हैं। इनकी कोशिका की भित्ति मोटी लिग्निनी होती है और गुहिका शुंडाकार होती है। ये मृत तथा प्रोटोप्लाज्म विहीन होती हैं। इनकी कोशिका की भित्ति की सतह मोटी होती है, जिनकी आकृति विभिन्न होती है। पुष्पी पादपों में वाहिनिकी तथा वाहिका पानी के स्थानांतरण के लिए मुख्य अवयव हैं। ध्यान रखेंगे कि वैसे तो जाइलम फ्लोएम जो है टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म तीनों में है, लेकिन वेशेल केवल एंजियोस्पर्म में है और ट्रेकिड तीनों में है। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म तीनों में ट्रेकिड है वाहिनिका, लेकिन वाहिका यानी वेशेल सिर्फ एंजियोस्पर्म में है। तो इसके आप देख सकते हैं वाहिनी वाहिका जो है, ये वाहिनी वाहिका जो है इस तरह के ट्यूब हैं जिसके दीवार में लिग्निन का जमाव है, और लिग्निन के जमाव के कारण से ये विभिन्न आकृति के हो जाते हैं, क्योंकि एक ऐसे प्लास्टर जैसा एकदम यूनिफॉर्म नहीं जमता ना, बीच बीच में छोड़ छोड़ के जमता है। तो उसके कारण से इसमें अलग अलग आकार बन जाते हैं इसकी दीवार में। कोई जाल जैसा दिखता है, कोई सीढ़ी नुमा दिखता है, कोई ऐसे फीता नुमा दिखता है, कोई रिंग जैसा दिखता है ना। और इसके जो गड्ढे हैं ये सिंपल और बॉर्डर्ड हो जाते हैं, जिससे जल अंदर बाहर आजू बाजू में, जैसे कि मान लो ये एक ट्यूब है, इसके बाजू में एक ट्यूब है, तो इसमें इन्हीं छिद्रों के द्वारा एक से दूसरे में भी जल का प्रवाह होते रहता है। ये पिट्स होते हैं, ठीक है। और ये जाइलम के बाद फ्लोएम आप देखिए, फ्लोएम में क्या क्या होते हैं? चालनी कोशिकाएं यानी स्यू ट्यूब्स, है ना, चालनी नलिका, चालनी कोशिका। दूसरा सह कोशिका जिसको कंपेनियन सेल कहते हैं। तीसरा तंतु, और चौथा पेरेनकाइमा। तो आप देख सकते हैं चालनी नलिका तत्व है, चालनी नलिका तत्व, ठीक है। मतलब क्या कि ये है स्यू ट्यूब्स वगैरह जिससे भोजन ऊपर से नीचे जाता है, जिसमें छिद्र होते हैं, चालनी छिद्र, ये छिद्र है बीच बीच में, ठीक है। और पेरेनकाइमा, ये किनारे किनारे में पेरेनकाइमा, हरी वाली पेरेनकाइमा है। और सहचर कोशिकाएं, ये कंपेनियन सेल है। कंपेनियन सेल भी केवल एंजियोस्पर्म में है। जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा में कंपेनियन सेल यानी सहचर कोशिकाएं नहीं होती फ्लोएम में। तो फ्लोएम में 4 प्रकार की कोशिकाएं, चालनी नलिका, है ना, और सह कोशिका, पेरेनकाइमा और तंतु। तंतु इसमें नहीं छपा दिख रहा है, ये तंतु ये है क्या? ये लग रहा है तंतु जैसा बनाया हुआ है, ठीक है। हो सकता है तंतु ने तो नहीं बनाया हुआ है फिर तंतु इसमें, ठीक है ना। तो वाहिनिका और वाहिका जाइलम के ये दोनों ट्यूब है। वाहिनिका थोड़ी पतली होती है, सुंडाकार होती है, जबकि वाहिका थोड़ी चौड़ी होती है, लेकिन दोनों पानी ऊपर चढ़ाते हैं। तो वाहिनिका हमने पढ़ा। वाहिका लंबी सिलिंड्रिकाकार नली है, इसमें बहुत सी कोशिकाएं होती हैं जिन्हें वाहिका अवयव कहते हैं। प्रत्येक की भित्ति लिग्निन से जमा हो जाती है। बड़ी केंद्र गुहिका होती है, इसकी अंदर की ल्यूमेन बड़ी होती है। वाहिका में प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, ये भी डेड होते हैं। ये लंबवत एक दूसरे के साथ एक छिद्रित पाइप की तरह जुड़े होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ताकि एक में नहीं जाए तो दूसरे से ऐसे चला जाए, ऐसे साइड से। वाहिका का होना एंजियोस्पर्म का एक प्रमुख गुण है। जाइलम तंतु की भित्ति मोटी होती है, इसकी केंद्रीय गुहिका विलुप्त होती है।
ये पटी तथा अपपटी हो सकते हैं। देखिए ये ऐसे करके होते हैं जाइलम की तंतु, मोटी भित्ति, और इसके अंदर में जो ट्यूब है वो नष्ट हो चुका है। इसमें पट हो भी सकता है, बीच बीच में नहीं भी हो सकता है। ठीक है। जाइलम पेरेन्काइमा कोशिकाएं जीवित होती हैं। एकमात्र कोशिका जो जीवित होती है जाइलम में, जाइलम में एक ही प्रकार की कोशिका जीवित होती है, फ्लोएम में एक ही प्रकार की कोशिका मृत होती है। वो वहाँ तंतु मृत होती है, यहाँ पर पेरेन्काइमा जीवित होती है। बाकी इसमें सभी मृत, उसमें बाकी सभी जीवित। इनकी भित्ति पतली होती है, सेलुलोज की बनी होती है। इसमें स्टार्च तथा वसा और अन्य पदार्थ जैसे टेनिन भोजन के रूप में संचित रहते हैं। पानी का त्रिज्य संवहन इस पेरेन्काइमा कोशिकाओं द्वारा होता है। ठीक है। तो त्रिज्यीय संवहन मतलब साइड में, ऊतकों में साइड में परिवहन करता है पानी का। त्रिज्य मतलब रेडियल संवहन होता है। ठीक है। प्राथमिक जाइलम दो प्रकार का होता है, आदि दारू तथा मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम। जो शुरू में एकदम बनता है, थोड़ा कम विकसित रहता है, वो प्रोटोजाइलम है। बाद में थोड़ा और विकसित होता है, थोड़ा ज़्यादा विकसित होता है, मेटाजाइलम। लेकिन दोनों प्राथमिक। द्वितीयक वाले में सिर्फ मेटाजाइलम मुख्यतः बनते हैं, प्राथमिक वाले में मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम दोनों बनते हैं, है ना। सबसे पहले बनने वाला जाइलम को प्रोटोजाइलम, बाद में बनने वाले को मेटाजाइलम कहते हैं। तने में प्रोटोजाइलम अगर केंद्र की तरफ होती है तो उसे एंडार्क, और बाहर की तरफ होती तो एक्सार्क, है ना। तो प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है, पित्त की ओर है, और मेटाजाइलम बाहर की ओर है, तो इसको हम एंडार्क कहते हैं, एंडार्क। अब यहाँ पर गलत लिख दिया लग रहा है मुझे, एंडार्क, है ना। एंडार्क मतलब अंतः दारू, अंतः आदि दारू, अंतः आदि दारू इसको हिंदी में कहते हैं, अंतः आदि दारू। ठीक है। और अगर उल्टा रहे, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ रहे तो एक्सार्क कहलाते हैं। ये देखिए बाह्य आदि दारूक। और ये जो मध्य आदि दारूक लिखा है ना, ये मेजार्क होता है, जिसमें बीच में प्रोटोजाइलम और आर पार मेटाजाइलम होते हैं। ये आपको राइजोम में मिलेगा, उसमें टेरिडोफाइटा के फर्न में, सिर्फ एक मात्र पौधा टेरिडोफाइटा के फर्न, उसका अंडरग्राउंड राइजोम होता है, अंडरग्राउंड तना, उसमें मिलता है मध्य आदि दारू। तो फिर से समझ लीजिए, प्रोटोजाइलम अंदर, मेटाजाइलम बाहर। प्रोटोजाइलम की पोजीशन के आधार पर नाम है, प्रोटोजाइलम अंदर तो एंडार्क, प्रोटोजाइलम बाहर तो एक्सार्क, प्रोटोजाइलम बीच में तो मेजार्क। अंतः आदि दारू, बाह्य आदि दारू और मध्य आदि दारू, नाम इसमें गलत लिखा है थोड़ा सा। फ्लोएम देखिए, फ्लोएम प्रायः भोजन को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में पहुंचाते हैं, और वे द्विदिशीय परिवहन करते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर भी कर सकते हैं। एंजियोस्पर्म में स्थित फ्लोएम में चालनी नलिकाएं तत्व, सहचर कोशिकाएं, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम तंतु होते हैं। इसमें सिर्फ ये जो फ्लोएम तंतु होते हैं ये मृत होते हैं, बाकी सब जीवित होते हैं। जिम्नोस्पर्म में सहचर कोशिकाएं नहीं होती हैं, उसके जगह एल्बुमिनस कोशिकाएं होती हैं। यह जो सहचर कोशिकाएं कंपेनियन सेल नहीं होती जिम्नोस्पर्म में, और टेरिडोफाइटा में भी नहीं होती, लेकिन जिम्नोस्पर्म में एल्बुमिनस कोशिकाएं इसके जैसी होती हैं। चालनी नलिका तत्व लंबे नलिका की तरह की संरचना, लंबवत तथा सहचर कोशिकाओं से जुड़ी होती है। चालनी नलिका लंबी लंबी नलिकाएं होती हैं जो भोजन को लेके जाती हैं, और इसके पास में होती है सहचर कोशिकाएं। क्योंकि चालनी नलिका की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होते, सहचर कोशिकाओं में केंद्रक होते हैं, इसलिए दोनों कोशिकाओं का संचालन वही केंद्रक करता है, और दोनों सिस्टर सेल हैं, एक ही प्रकार कोशिकाओं से बने हुए हैं। इनकी अंतःभित्ति चालनी की तरह छिद्रित होती हैं, जो चालनी प्लेट बनाती हैं। चालनी मतलब ऐसे छिद्र 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 होते हैं, अंतःभित्ति, तो एक दूसरे से भी भोजन पास हो जाते हैं। एक परिपक्व चालनी तत्व में परिधि साइटोप्लाज्म तथा बड़ी रसधानी होती है, लेकिन इसमें केंद्रक नहीं होता। देखिए चालनी नलिका कोशिका में साइटोप्लाज्म और वैक्यूल तो है, लेकिन इसमें केंद्रक नहीं है। चालनी नली के कार्य को सहचर के केंद्रक नियंत्रित करते हैं, साथ में जो सहचर कोशिकाएं हैं कंपेनियन सेल, उसके केंद्रक ही नियंत्रित करते हैं दोनों को, मैंने अभी बताया था। सहचर कोशिकाएं विशिष्ट पेरेकाम्य कोशिकाएं हैं, ये चालनी नलिका के तत्व से सटी रहती हैं। चालनी नली तत्व तथा सहचर कोशिकाएं गर्त क्षेत्र से जुड़ी रहती हैं। ठीक है, चालनी नली के साथ में दूसरी चीजें सटी होती हैं। ये क्षेत्र अनुदैर्ध्य भित्तियों के बीच में होते हैं। ठीक है, फ्लोएम के साथ अनुदैर्ध्य भित्ति मतलब लंबवत रहते हैं। सहचर कोशिकाएं चालनी नली में दाब को बनाए रखती हैं, क्योंकि दाब ऊपर में ज़्यादा रहेगा तो ऊपर से फिर नीचे की ओर भोजन आएगा, तो दाब को बनाए रखने में ये जो सहचर कोशिकाएं हैं इनकी मदद करती हैं। ठीक है,
फ्लोएम पेरेन्काइमा में लंबी सुंडी सिलिंड्रिकाकार कोशिकाएं होती हैं जिनमें सघन साइटोप्लाज्म तथा केंद्रक होते हैं। तो पेरेन्काइमा की जो होती हैं वही विशेषताएं हैं और ये साइड में भोजन को लेके जाती हैं। जैसे जाइलम में साइड में पानी लेके जा रहे थे, ये साइड में भोजन को लेके जाते हैं। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, उनमें गर्त होते हैं, इनके द्वारा कोशिकाओं के बीच प्लाज्मोडेस्माटा से जोड़। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं? कोशिका की भित्ति में छिद्र होते हैं जो एक कोशिका से दूसरे कोशिका में पदार्थों के आवागमन में सहायता करते हैं, छिद्र होते हैं, है ना, ऐसा है। फ्लोएम पेरेन्काइमा खाद्य पदार्थों, अन्य पदार्थों जैसे रेजिन, लेटेक्स, म्यूसिलेज संचित करते हैं। एक बीजपत्री पौधों में फ्लोएम पेरेन्काइमा नहीं होते हैं। ये एक विशेष ध्यान रखेंगे कि एक बीजपत्री में फ्लोएम पेरेन्काइमा नहीं होते हैं। फ्लोएम तंतु, बास्ट रेशे स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाओं के बने होते हैं। तंतु स्क्लेरेन्काइमा के बने होते हैं और ये जो तंतु हम निकालते हैं ना, जिससे ज़्यादातर ये बोरे वगैरह, कारपेट वगैरह बनाते हैं, ये फ्लोएम से ही निकलते हैं। जनरली फ्लोएम से या पेरीसाइकल से निकलते हैं। ये प्रायः प्राथमिक फ्लोएम में नहीं पाए जाते, लेकिन ये द्वितीयक फ्लोएम में रहते हैं। प्राथमिक फ्लोएम में तंतु नहीं होते, द्वितीयक फ्लोएम में होते हैं और सिर्फ द्विबीजपत्री पौधों में। ये काफ़ी लंबे, अशाखित और नुकीले होते हैं, ठीक है, और इनके सिरे सुई की तरह के होते हैं, नुकीले सिरे होते हैं। फ्लोएम तंतु की कोशिका भित्ति काफ़ी मोटी होती है। परिपक्वता पर इन तंतु में प्रोटोप्लाज्म समाप्त हो जाता है, मृत हो जाते हैं। पटसन, सन, भांग जैसे पौधों के फ्लोएम तंतु का आर्थिक महत्व है। देखिए जैसे मैंने कहा ना अभी, वो सब जूट वगैरह बनाते हैं, बोरे वगैरह। इनमें पहले बनने वाले फ्लोएम में सक्रिय चालनी नली होती है। ऐसे फ्लोएम को प्राक फ्लोएम या प्रोटोफ्लोएम कहते हैं। बाद में बनने वाले फ्लोएम में बड़ी चालनी नली होती है, इनको हम मेटाफ्लोएम कहते हैं। जैसे अपन प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम पढ़े, वैसे प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम भी होते हैं, ठीक है। शुरू में बनने वाले प्रोटोफ्लोएम और बाद में बनने वाले मेटाफ्लोएम, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम फिर ऊतक तंत्र पढ़ेंगे, है ना। 3 ऊतक तंत्र हैं, एपिडर्मल और ग्राउंड टिश्यू और वस्कुलर टिश्यू, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, है ना। थैंक यू, बाय।